यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है कि किसी पिंड की समस्त गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी का हम योग मार के गो लागो नंदन गरिया दे तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब अगर कोई पिंड है, अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आता है, तीसरे बिंदु पर आता है, तो हम इसको सिद्ध करना है कि प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा का मान समान होता है। तो ये कैसा होगा? जब नीचे से ऊपर हम फेंकते हैं किसी पिंड को तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा कम होती है और स्थितिज ऊर्जा ज्यादा। क्यों कम हो जाती है? और एक मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर, एक मैक्सिमम ऊंचाई पर जाकर के भी का मान शून्य हो जाता है। जहाँ भी का मान शून्य होगा वह पिंड उस बिंदु पर जाकर रुक जाएगा, और जब भी का मान शून्य हो जाएगा तो पिंड की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। तो और फिर जब पिंड नीचे, ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो ज्यों-ज्यों गतिज ऊर्जा बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। अगर 10 गतिज ऊर्जा कम होगी तो 10 स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग समान होता है। अब आइए हम इसको सिद्ध करें इसी चीज को। जैसे एक कोई पिंड है, पृथ्वी तल सी। पृथ्वी तल सी से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। पृथ्वी तल सी से वह ए ऊंचाई, ए बिंदु पर ए ऊंचाई पर, इसका मतलब सी से ए की दूरी h है। ध्यान से समझने वाली चीज है। मतलब पृथ्वी तल से, जैसे यहाँ पंखे का उदाहरण ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के पृथ्वी तल से ये h ऊंचाई पर है। अब यह ऊंचाई पर पंखा रुका हुआ है तो वहाँ भी का मान शून्य है। ए बिंदु पर भी का मान शून्य है, और ए से सी के जो बीच की दूरी है h, जितनी ऊंचाई होगी वही दूरी होगी। धरती तल से, पृथ्वी तल से अगर कोई पिंड जितनी ऊंचाई तक होगा वही उसकी दूरी होती है। यहाँ ध्यान समझने वाली बात, यानी पृथ्वी तल सी बिंदु से ए बिंदु की जो ऊंचाई है ये h ऊंचाई पर है तो उसकी दूरी भी h होगी। अब ध्यान से देना है कि जब पिंड अब ए से बी बिंदु पर आता है तो इसकी जो गति ऊर्जा है v1, उसकी जो गति होगी अब v की जगह v1 हो जाती है, और जब सी बिंदु पर आता है तो इसकी गति क्या हो जाएगी? v2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब पिंड बी बिंदु पर आता है तो अब ये धरती तल से h1 ऊंचाई पर है, यानी सी से जो ए की दूरी h थी, सी से ए की दूरी जो h थी यहाँ से यहाँ पर, अब क्या हो गई? h1 हो गई, दूरी कम हो गई। अब यहाँ से यहाँ आया तो अब दूरी कम हुई कि नहीं हुई? अब बी से सी की दूरी अधिक है कि बी से ए की दूरी अधिक है? बी सी से ए की दूरी अधिक है, तो सी से बी की दूरी h1 हो गई। अब हमको प्रत्येक बिंदु पर हमको सिद्ध करना है कि यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या है। तो हम पहले चर्चा कर रहे हैं ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा को हम कहेंगे के इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। के इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो के इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम भी का मान शून्य है तो शून्य का स्क्वायर कर देंगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ हाफ यम में अगर 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? इसका मतलब है कि ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। जब गति ही नहीं रहेगी, अब इस पंखे में गति नहीं है तो इसकी गतिज ऊर्जा शून्य है, 0 है। अब यहाँ पर जहाँ गतिज ऊर्जा शून्य होगी वहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब के ए है, अब स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं पी ए।
तो पी ए होता है एम जी एच, जितनी ऊंचाई होगी ध्यान दो, यहाँ सी से ए की ऊंचाई कितनी है एच, आप देख रहे हैं एच ऊंचाई पर है। तो अब ये पी ए है एम जी एच, अब दोनों को जोड़ देंगे तो ई ए यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी पी ए प्लस के ए। तो ई ए हो जाएगा, पी ए का मतलब हो जाएगा एम जी एच और के का मतलब हो जाएगा 0, इसका मतलब ई ए हो गया एम जी एच। इसका अर्थ हुआ ए बिंदु पर पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है एम जी एच। अब हम सिद्ध करें क्या बी बिंदु पर और सी बिंदु पर भी इन दोनों का योग एम जी एच आएगा, तब हम मानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार न तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और न ही ऊर्जा नष्ट होती है। इसका अर्थ है कि पिंड के प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा का मान सदैव एक समान होता है, या पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग समान होता है। यही हमें सिद्ध करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब बी बिंदु पर समझना है। अब बी बिंदु पर हम गणना करेंगे कि बी बिंदु पर क्या होगा। बी बिंदु पर ध्यान समझना है, बी बिंदु पर ये गति हो गई v1, तो बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा को कहते हैं kb = हाफ m। अब v का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, गति v1 हो गई है, v से क्या हो गई है v1, तो v1 स्क्वायर। अब हम v1 स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे तो kb यानी b बिंदु पर गति ऊर्जा का मान निकल जाएगा। तो हम v1 स्क्वायर निकालें, तो v1 स्क्वायर निकालने का सूत्र है u² + 2gs। अब देखो हमने चर्चा किया था ए से बी की जो बीच की दूरी होगी h - h1, पिंड यहाँ से चला यहाँ तक पूरा इसको h चलना है, h1 बाकी है तो h में से h1 निकाल देंगे, h - h1, तो यानी कि चली गई दूरी इसकी क्या है h। ए से बी के जो बीच की जो चली गई दूरी है यहाँ से यहाँ तक चला है, इसका मतलब h - h1। तो v1 का स्क्वायर = हो जाएगा 0 का स्क्वायर + 2g h - h1, तो v1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो गया 0, ये हो गया 2g h - h1। अब यहाँ इस v1 स्क्वायर का मान यहाँ रख देंगे तो kb = क्या हो जाएगा, बी बिंदु पर गति ऊर्जा निकल जाएगी हाफ m, और यहाँ मान रख दीजिए 2g h - h1, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो kb = हो जाएगा mg h - h1। कन्फर्म। अब आप यहाँ पर अब बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लें। बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे कि बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब फिर दोनों, अब देखो बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, अब सी से बी की दूरी h1 है, h1 ऊंचाई पर है, तो या ऊंचाई की ही गणना करते हैं, तो mgh की जगह क्या हो जाएगा h1 हो जाएगा। जितनी ऊंचाई पर होगा, जैसे h है तो mg में h से गुणा कर देंगे तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और अगर यहाँ से h1 ऊंचाई पर है, c से b की ऊंचाई h1 है, तो h1 का गुणा कर देंगे तो mg h1। आप दोनों को जोड़ देंगे कि ए बिंदु पर बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कर देंगे तो बी बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा हमको निकल जाएगी। ध्यान से समझना है। अब देखिए बी बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा की गणना करना है। यांत्रिक ऊर्जा बी बिंदु पर क्या होगी, तो ये निकाल दीजिए ईबी = क्या हो जाएगा, बी बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा की गणना करेंगे तो ये था mgh - h1 था, अब प्लस ये क्या है mgh1, दोनों को जोड़ दें तो ईबी = क्या हो जाएगा
mgh माइनस mgh1, ब्रैकेट तोड़ेंगे, mg में h का भी मल्टीप्लाई होगा और mg में h1 का भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस mgh1, mgh1। अब mgh से कट जाएगा, इसका मतलब कि EB इक्वल टू हो जाएगा mgh। बी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा हो जाएगी mgh। आप देखें हैं कि ए बिंदु पर भी स्थिति ऊर्जा mgh है, बी बिंदु पर भी स्थिति ऊर्जा mgh है। अब देखें सी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा की हम कल्पना करते हैं कि क्या है सी बिंदु पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये पिंड यहाँ से आया तो यहाँ पर इसका वेग v1 हुआ, टकराते समय गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। जब कोई पिंड टकराता है तो उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। तो सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा Kc इक्वल टू हाफ m v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, यहाँ पर वेग v2 हुआ है। अब यहाँ देखिए तो Kc, अब यहाँ Kc इक्वल टू, अब v2 स्क्वायर का जब मान जब निकाल के इसमें रख देंगे जैसे पहले किए हैं, तो v2 स्क्वायर का मान निकाल करके हमको रखना है। तो v2 स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो v2 स्क्वायर पहले यहाँ निकाले, तो v2 स्क्वायर का वही फार्मूला है, गति का तीसरा समीकरण है u स्क्वायर प्लस 2g यस चली गई दूरी है। जब कोई पिंड ऊपर से नीचे अगर गिरती है तो पहले तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है, तो यहाँ पर हम v का मान u का मान शून्य रखेंगे। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2g यस है। अब यहाँ लिखेंगे v2 स्क्वायर इक्वल टू 0 और प्लस 2g, और ये यश जो है चली गई जो दूरी है h है, तो इसका मतलब v2 का स्क्वायर बराबर 2gh। अब यहाँ इसी v2 का स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा Kc इक्वल टू, Kc का मतलब सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा, हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर, हमने v2 स्क्वायर का मान निकाला है 2gh, तो Kc इक्वल टू हाफ m और ये क्या है 2gh। अब देखो 2 से 2 काट दोगे तो Kc इक्वल टू हो जाएगा mgh, यानी सी बिंदु पर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे टकराती है तो टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है और स्थिति ऊर्जा 0 होती है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो mgh हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, सी बिंदु पर स्थिति ऊर्जा को हम pc लिखेंगे, चूंकि जब वह पिंड जहां से हम ऊपर फेंके थे वहीं उसी बिंदु पर आ गया, पृथ्वी तल पर आ गया, तो क्या हो जाएगा mg और h का मान यहाँ 0 हो जाएगा, तो pc इक्वल टू 0। अब ec इक्वल टू क्या हो जाएगा pc प्लस kc का मान mgh है और क्या नाम है pc का मान 0 है, तो ये हो जाएगा mgh, ec इक्वल टू हो जाएगा mgh। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ए बिंदु पर भी गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग mgh है, बी बिंदु पर भी गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग mgh है, और सी बिंदु पर भी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग mgh है। तो इससे क्या होता है कि प्रत्येक बिंदु पर कोई पिंड अगर है तो प्रत्येक बिंदु पर उसके गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग एक समान होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा सदैव एक समान होती है, न तो ऊर्जा नष्ट होती है न तो क्या होती है उत्पन्न होती है। अगर गतिज ऊर्जा नियत कैसे रहती है, जितनी गतिज ऊर्जा कम होगी उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जितनी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी उतनी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस तरह से पिंड का जो
यांत्रिक ऊर्जा होती है, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत होगी। यही कहता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा का नाश नहीं होता है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यांत्रिक ऊर्जा, और ये फिजिक्स ही पूरे ऊर्जा और द्रव्य के रिलेशन पर ही आधारित है। आपने आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा था, E=mc²। m द्रव्यमान है और c क्या है, प्रकाश का वेग है। आप कहीं भी आप देखिए कि द्रव्य और ऊर्जा में रिलेशन है। अभी स्विच को ऑन करेंगे तो जो विद्युत धारा है इस तार के माध्यम से पंखे में जाएगी। पंखा भी एक द्रव्य है। एनर्जी किसको मिला, द्रव्य को मिला, और एनर्जी किसके माध्यम से गई, द्रव्य के माध्यम से गई। तो ये रिलेशन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करिएगा। इस पर से न्यूमेरिकल जो है बहुत जरूरी है, और यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त